Hi, just like Mr. Modi does मन की बात, आई विल डू हेम्प की बात। भांग की बातें करेंगे अभी। क्यों करेंगे भांग की बात? अचानक से हेम्प इतना हॉट कैसे हो गया? बिकॉज जब भी भांग का नाम आता है, दो स्टेटमेंट हमेशा आप सुनने को मिलेगा आपको। हेम्प तो हर जगह होता है, हम तो हेम्प की चटनी खाते हैं, या हेम्प तो हर जगह होता है। अरे हमारे घर के पीछे भी होता है। अगर होता है, इतना प्रिवेलेंट है, तो कहाँ चला गया था इतने टाइम से? आधी उम्र बीत गई हमारी, कहाँ चला गया था हेम्प? कहाँ चला? और हेम्प तो छोड़ो, आप ये बताइए, हेम्प हेम्प है क्या? मतलब हम तो भांग से जानते थे, हेम्प तो वो तो अंग्रेज़ों ने कह दिया, हमने मान लिया हेम्प। भांग हमारे देश का, हमारे लाइफ स्टाइल का, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमारी माइंडसेट ऐसी है कि वी ऑलवेज लुक फॉर वैलिडेशन फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड इस वजह से शायद भांग हमारे जीवन से गायब हो गया था। जबकि हम आरती भी गाते हैं, भांग धतूरा ध्वजा नारियल वगैरह जब आरती होती है शिव जी की या माँ दुर्गा की, पार्ट था हमारे लाइफ का, भांग था। लेकिन हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी गलती हुई, यू कैन से, दुनिया से। और 1950 के आसपास दुनिया को लगा, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड को लगा कि हेम्प बुरा है, भांग बुरा है, और इस वजह से एक कोऑर्डिनेटेड वे में इसको इलीगल कराया गया अराउंड द वर्ल्ड। 1985 या उसके आसपास के डिकेड में हमारे देश में भी इसको इलीगल कर दिया, और बिना ये सोचे समझे कि हेम्प ख़राब है या अच्छा है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। ये कहा जाता था कि ये नशीला है। वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली अमेरिका ने तो जंग छेड़ा हुआ था कैनबिस के ख़िलाफ़, हेम्प के ख़िलाफ़। जब मैं कैनबिस कहता हूँ तो इसका मतलब गांजा या मैरिजुआना नहीं है, भांग ही है। और ये बेसिकली कैनबिस सैटिवा एल से ही आता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि ये पूरा डिफरेंशिएशन क्या है नामों का। कोई कैनबिस कहता है, कोई हेम्प कहता है, कोई मैरिजुआना कहता है, कोई कैनबिस सैटिवा की बात करता है, इंडिका की बात करता है, रूरालिस की बात करता है। ये बातें मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चला कहाँ गया था। तो 1950 के आसपास इसको कोऑर्डिनेट वे में एक जोर लगाया गया कि इसको बंद कर किया जाए, इसको इलीगल घोषित किया जाए। इलीगल हो भी गया, जो जिन देशों में इलीगल नहीं होना था वहाँ पे प्रेशर डाल के इलीगल कराया गया यूएन के थ्रू एंड ऑल, जो कि एक बहुत बड़ा टूल है यूएन, यू नो लाइक। देन अचानक से दुनिया को ऐसा क्या लगा कि ये आज हर बंदा, और बहुत जो फर्स्ट मूवर कैटेगरी में आते हैं वो हेम्प की बातें कर रहे हैं। लाइक हर बंदा चाहता है कि वो हेम्प में कुछ करे, हेम्प में कोई इंडस्ट्री करे, कोई बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहता है, कोई बहुत बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई पेपर बनाना चाहता है, कोई प्लास्टिक बनाना चाहता है। अचानक से क्या हो गया कि हेम्प इतना लोकप्रिय हो गया। और मुझे तो ये कहते हुए घिन आती है कि हेम्प हम कहते हैं, हमें तो अपनी भाषा में इसको भांग ही कहना चाहिए था, लेकिन शायद मैं भांग कहूँगा तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो लेट्स टॉक हेम्प, हम हेम्प की बात ही कहेंगे इसको। तो आते हैं कि अचानक से क्या हुआ। तो हुआ क्या कि 2016 से 2020 के बीच की बात है। WHO ने कई सारी स्टडीज़ की, एंड देन दे फाउंड कि हेम्प बहुत यूज़फुल है मेडिकल पर्पस के लिए, थेरेपैटिक पर्पसेस के लिए। एंड देन उन्होंने इस चीज़ को दुनिया के सामने रखा। एंड देन अचानक से हेम्प बहुत लीगल हो गया। कई सारे स्टेट्स में, यूएस में लीगल हुआ, यूएस ने पॉलिसी बनाई। और अभी दुनिया का जो पैटर्न है, अभी पिछले, जब से मैं बचपन से, मतलब मेरी उम्र में जब से मैं देख रहा हूँ, अमेरिका का ही दबदबा है। तो अमेरिका अगर हुआ करेगा तो पूरी दुनिया हुआ करती है। यही हुआ आज फिर उसी पॉलिसी को देख के कनाडा ने किया, कुछ और कंट्रीज़ ने किया, इंडिया ने भी किया। इंडिया ने तो हद कर दी। इंडिया ने तो हेम्प की पॉलिसी को सेम टू सेम कॉपी कर लिया फ्रॉम, यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की रिस्पेक्ट भी नहीं करी कि हम एशियन प्लांट है, ये हर जगह उगता है। अगर प्रकृति किसी चीज़ को हर जगह उगा रही है तो उसके पीछे कोई इंपॉर्टेंस होगा। इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। इन्होंने वहाँ की पॉलिसी उठाई, 0.3% THC एंड ऑल, एंड उसको यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया। होता क्या है इन कॉपी पेस्ट का दुष्प्रभाव क्या होता है, मैं बताता हूँ। पहली बात तो कि आप उन लोगों को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से रोक रहे हैं जो लोग प्रॉस्पर हो सकते थे।
आप आज किसी को पकड़ते हैं, उस पर कोई क्राइम का नारकोटिक्स का कोई एक्ट लगा देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, उसके साथ एक स्टिग्मा लग जाता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके बारे में क्यों इतना पैशनेट हूँ, बिकॉज मैं पहाड़ों पे घूमा हूँ, उत्तराखंड में घूमा हूँ। आप पहाड़ों पे जाएंगे, आपको इतनी पॉवर्टी मिलेगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कोई भी, अब तो चलो रोड्स आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी विलेजेस में गया हूँ जहाँ रोड्स नहीं है। 2000 से ज़्यादा विलेजेस जो हैं एबेंडन्ड है, घोस्ट विलेजेस है, कोई देखने वाला नहीं है, गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं, कोई रोजगार का साधन नहीं है। मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं, हिमाचल प्रॉस्पर स्टेट है, उत्तराखंड नहीं। उत्तराखंड में अभी भी बहुत पॉवर्टी है, लोग ऊपर से अच्छे दिखते हैं भी, लकी हैं कि वो इतनी शुद्ध हवा शुद्ध पानी को पी पा रहे हैं, खा पा रहे हैं या कंज्यूम कर पा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक पॉवर्टी है, लाइक बिकॉज साधन नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है। तो ये प्लांट वहाँ पे बहुत उगता है और बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है, बिकॉज वहाँ पॉवर्टी क्यों है ये भी बता दूँ। वहाँ पॉवर्टी इसलिए है कि वहाँ पे लोग खेती नहीं कर पाते। खेती क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एनिमल उनके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हेम्प एक बून हो सकता था या बून हो सकता है अगर उनको फ्रीली उगाने दिया जाए या उनको बहुत लेस रिस्ट्रिक्शंस के साथ उगाने दिया जाए। लोगों, देश को ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने लोगों पे। अमेरिका ने हुआ किया, सारी दुनिया ने हुआ किया, इसको बैन कर दिया, लेकिन एक्चुअली हेम्प जो है न सिर्फ उत्तराखंड की, पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। तो मैं उत्तराखंड की बात पे आता हूँ। तो उत्तराखंड पे बात करते हुए बताता हूँ कि उत्तराखंड में बहुत पॉवर्टी है, हर जगह गरीबी है। अगर उत्तराखंड में किसानों को उगाने दे दिया जाए ये हेम्प, तो उनकी आय बढ़ सकती है, बिकॉज एनिमल्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। अगर आप किसी भी नॉर्मल क्रॉप से कंपेयर करेंगे तो ये कई गुना ज़्यादा बेटर है, इससे आय भी बढ़ती है। एक किसान ऑलमोस्ट लाख रुपए कमा सकता है हेम्प की फार्मिंग करके, वो भी तब जब करंट पॉलिसी के अंदर वो सिर्फ सीड और फाइबर बेचे और हो सके तो उसका डंडा बेचे, अगर कोई खरीदार मिले तो। क्योंकि एक एकड़ में 300 किलो सीड होता है, 800 किलो फाइबर होता है, 3000 किलो के आसपास स्टेम होता है, बेचा जा सकता है और अच्छी कमाई हो सकती है। एज वेल एज लोग का माइग्रेशन रुकेगा, लेकिन नहीं, पॉलिसी ऐसी है कि उसके अंतर्गत खेती की ही नहीं जा सकती। खेती की भी जाएगी तो बहुत मुश्किल है, रिसर्च नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक चीज़ के लिए बीच में अगर आपको रिसर्च भी करना है तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। लोग कहेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स अगर सुनेंगे, माफ़ी चाहूँगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी है। तो टेस्ट के लिए लैब्स वगैरह नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाता है, जैसा कि अभी बातचीत चल रही है, सुनने में आता है कई बार कि गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी ला रही है, इसमें 0.3% TSE को हटा देंगी, तो ये बहुत वेलकम मूव होगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, खासकर उन लोगों को जिनके पास छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं। बिकॉज उत्तराखंड में जो मेरा अनुभव रहा है, सैकड़ों विलेज घूमने के बाद, हज़ारों लोगों से मिलने के बाद, कि बहुत छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं। एवरेज लैंड होल्डिंग 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, और पहाड़ पे 1 एकड़ का मतलब स्टेप फार्मिंग है, छोटे छोटे नालियाँ होती हैं, तो उनकी आय बढ़ सकती है और आय भी बढ़ेगी और लोग माइग्रेशन भी नहीं करेंगे। और साथ के साथ सबसे बड़ी बात है कि हिमालयन रीजन को बहुत सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज हिमालय बहुत फ्रेजाइल है। जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कई बार सुनते होंगे हिमालय एक यंग माउंटेन है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस फ्रेजिलिटी को को सेफ गार्ड करें। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लोगों ने खेती के लिए ज़मीन बनाई थी, उसको छोड़ा हुआ है। अगर हम हेम्प उगाते हैं तो एक तो हेम्प सॉइल को रिजुविनेट करता है, एबेंडन लैंड ख़त्म होंगे, है ना। ये कार्बन निगेटिव प्लांट है तो कार्बन भी सिक्वेस्टर करता है। एक डेटा के अनुसार से ये 1 हेक्टेयर में 10 एकड़ के आसपास सिक्वेस्टर करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, बशर्ते गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा और जागरूक हो और थोड़ा और सपोर्ट करे, जो कर रही है सरकार। लोकल लेवल पे बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। एंड ज़्यादा लेट करने से ट्रेन मिस हो जाएगी, बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज सारी दुनिया में हेम्प प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि कहते हैं कि एशिया से गया, हज़ारों लाखों साल पहले एशिया में होता था, हमारे यहाँ तो
आप एविडेंस देख लीजिए, सनातन धर्म के बहुत सारी चीज़ों में हेम्प का वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन है, उसमें सुपर फूड कहा गया कि एक मुट्ठी अगर आप हेम्प खाएंगे तो आपको किसी चीज़ को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव जी भांग पीते थे, भांग पीना भी बुरा नहीं है, लेकिन आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत स्कोप है अगर इंडिया इसको लीगल करे, और मैं तो कहूँगा पूरे भारत में लीगल करे और खुल के वेस्टर्न वर्ल्ड को टेक ओवर करे इन टर्म्स ऑफ द हेम्प प्रोडक्शन एंड ऑल। एंड हेम्प से प्लास्टिक बनाई जा सकती है, कपड़े बनाए जा सकते हैं, दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। हम क्यों अपने पैर में बेड़ी बांध के बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, ये ऑलरेडी 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हेम्प के फ़ायदे क्या हैं, हेम्प से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, दुनिया कहाँ पे है, कितना बड़ा मार्केट साइज है। एंड होपफुली सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। गालियाँ देना चाहे तो गालियाँ भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।